वेलकम दोस्तों, मैं हूं निशित कुमार पटेल, एडवाइज़र ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज। चलिए हम आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, कनाडा। जी हाँ दोस्तों, वाई कनाडा इज़ गुड फॉर परमानेंट रेसिडेंसी। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो रहा है, या कोई स्टूडेंट कनाडा जा रहा है, या फिर कोई रिश्तेदार या फ्रेंड्स या लोग कनाडा जा रहे हैं। तो वो लोग क्यों जा रहे हैं कनाडा, उसका कोई रीज़न है? तो ये कौन सा रीज़न है कि लोग कनाडा को अपना नेक्स्ट होम बनाने के लिए चूज़ करते हैं? चलिए इस वीडियो में हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। जी हाँ दोस्तों, क्यों कनाडा पीआर पे लोग जाना चाहते हैं या फिर कनाडा को अपना परमानेंट रेसिडेंस बनाना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट लोग वहाँ पे चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वो पढ़ाई के बाद अल्टीमेटली वर्क परमिट और वर्क परमिट के बाद परमानेंट रेसिडेंसी, ठीक है, उनका ये लास्ट गोल होता ही है ज़्यादातर बच्चों का। तो भैया पीआर ही क्यों कनाडा में लेना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कनाडा इज़ अ लैंड ऑफ राइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इमिग्रेंट। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट कनाडा इंडिया के हिसाब से इट इज़ अ 6 टाइम बिगर कंट्री। पूरा अपना इंडिया यानी कनाडा का एक स्टेट ओंटारियो गिन लीजिए आप, और उसका पॉपुलेशन इंडिया के इक्वल में कंपेयर करें, अपना इंडिया का पॉपुलेशन तकरीबन है 130 करोड़। ठीक है, तो भैया कनाडा का पॉपुलेशन आप गैस कीजिए कितना होगा? उससे आधा? नहीं। उससे भी आधा? बिल्कुल नहीं। उससे भी आधा? नहीं। सिर्फ कनाडा का पॉपुलेशन है 3.5 करोड़। तो आप इमेज कीजिए उसके पास कितनी लैंड अभी भी बाकी है। ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही नहीं किसी कंट्री को कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, है नहीं, उसके पास लैंड है अपॉर्चुनिटी करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वहाँ पर डेवलप करने के लिए। तो इसीलिए कनाडा फेमस है आजकल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे वहाँ पर जाना चाहते हैं। इसीलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ समझ के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम लॉन्च किया। ज़्यादा से ज़्यादा इमिग्रेंट, पढ़ाई वाले बच्चे या फिर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, अफ्रीका, यूरोपियन, यूके, यूएस, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अगर आप एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में, चाहे आप वुड कटर का काम करते हो, यानी अपने यहाँ जिसको कहा जाता है, हम सिंपल लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं, जो लोग झाड़ वगैरह काटते हैं, वैसे भी लोगों की वहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, वहाँ से लेकर अगर आप शेफ हो किसी अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट में, तो उनको भी वो लोग वेलकम करते हैं। अगर आप अच्छे इलेक्ट्रिशियन हो, अच्छे आप प्लम्बर हो, अगर आप अच्छे टीचर्स हो, अगर आप अच्छे फार्मासिस्ट हो, आप अच्छे इंजीनियर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल में, या फिर आप अच्छे आईटी ग्रेजुएट हो, कंप्यूटर ग्रेजुएट हो, आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप अपना खुद का लैंग्वेज का, या आप मराठी हो तो आप मराठी लैंग्वेज का आपने बुक्स लिखे हैं या शायरियाँ लिखी है, या फिर आप ऑथर हो किसी बुक के, सारा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या उनका उन्होंने क्लासिफाइड किया है अच्छी तरह, और उनको वो वेलकम करते। कितने लोगों को उन्होंने बुलाया इमिग्रेंट बाहर से? तो देखिए ये यहाँ पर हमने फिगर दी है, 15 से लेके हमने ये डेटा इकट्ठा किया है 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, इतने लोगों को उन्होंने बाहर से कनाडा ने इमिग्रेंट पे बुला, इतने थाउजेंड्स लोग हैं। ये आंकड़ा जो लिखा है यहाँ पर वो थाउजेंड्स में है, मतलब आप इसके पीछे थाउजेंड्स और लगा दीजिए। इतने लोगों को कनाडा ने इमिग्रेंट के तौर पे बुलाया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कनाडा एक्सप्रेस एंट्री, कनाडा एक्सप्रेस एंट्री ये उनका पीआर सिस्टम है। अगर आप कनाडा पे पढ़ाई के बेस पे जाते हो, वहाँ पे आप पढ़ाई ख़त्म करते हो, या फिर आप वहाँ पर वर्क ख़त्म करते हो, या फिर आप इंडिया में से ही जाना चाहते हो, लास्ट में आपको इसमें ही अपनी फाइल रखनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ही सबका पीआर होता है। तो उन्होंने इस कैटेगरीज को इतनी चीज़ में डिवाइड कर दिया है, 4 चीज़ में डिवाइड किया है। फिर ये FSWP यानी फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम, फिर उन्होंने दिया है FSTP फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, फिर उन्होंने कहा है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, उसको शॉर्ट में कहा जाता है CEC, फिर आता है प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम यानी PNP। समझ गए? तो ये 4 कैटेगरी है, ये मेन कैटेगरी है। अल्टीमेटली सभी को इसके अंदर ही फाइल रखनी होगी, और उसके बाद उनको चूज करना होगा इसमें से कौन से मॉड्यूल में जाए। चलिए आगे की स्लाइड में पहुंचते हैं। चलिए पहली कैटेगरी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा फेमस है, इंडियन लोगों को अट्रैक्ट करती है और जहाँ पर इंडियन लोग ज़्यादा फाइल रखते हैं,
FSWP, जी हाँ दोस्तों, ये FSWP एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कोई प्रीफर करती है। उसमें क्या क्या चीज़ कॉमन रहेगी मैं बताता हूँ। FSW फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम ये रहेगा, उसके अंदर आपको अपना एक्सप्रेस एंट्री के लिए फाइल रखना होगा, आगे जाके आपका परमानेंट रेसिडेंस एप्लीकेशन उसके अंदर ही रखा जाएगा। ये चीज़ आपको इंडिया में अगर आपने काम किया है और आप डायरेक्ट PR के बेस पे जाना चाहते हो तो ये चीज़ आपके लिए सूटेबल है। इसके अंदर आपको CRS पॉइंट सिस्टम दिया जाता है। अगर आपको अपना CRS कोड नहीं मालूम है तो आप केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज को भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको CRS पॉइंट बताएंगे। उसके साथ ये सबसे ज़्यादा फेमस ये कैटेगरी है जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंडिया के जो लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं वो लोग अपनी फाइल रखते हैं। दोस्तों FSW का तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया, फिर आप बोलेंगे कि निशित भाई FSW में ज़्यादातर वो लोग देखते क्या है? वो लोग यही पॉइंट देखते हैं, ये 5 पॉइंट देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेंशन करके रखिएगा, 5 पॉइंट देखते हैं। ये आपका लेवल ऑफ एजुकेशन देखते हैं, आपकी एज, आपका इंग्लिश प्रोफेशंसी या फ्रेंच लैंग्वेज का प्रोफेशंसी देखते हैं, फिर आपको रेसिडेंस के लिए वो लोग इनविटेशन भेजते हैं। ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस का हमने ये आपको लिस्ट दिया है। क्या होता है वर्क एक्सपीरियंस? यानी कनाडा ने पूरा अपना वर्क एक्सपीरियंस को क्लासिफाइड रखा है। अगर आप कहाँ पर एंट्री लेवल में जॉब करते हो तो उस लिस्ट को कहा जाता है NOC करके उन्होंने नाम दिया है, NOC 0, 1, 2, 3। अगर आप उससे ऊपर सुपरवाइजर लेवल पे काम करते हो तो आपका NOC लिस्ट अलग बनेगा। अगर आप मैनेजर लेवल पे काम करते हो वहीं पर तो उसका परफॉर्मेंस अलग बनेगा। इसके हिसाब से उन्होंने NOC स्किल लेवल बनाया है अपना 0, A, B ऐसे। फिर होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए हमने हमारे एक अलग से वीडियो बनाया है पहले कि उसमें कौन सी एग्ज़ाम्स वैलिड है या कैसे दी जाती है, तो उसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको CLB स्कोर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, CLB स्कोर होता है 7 से स्टार्ट होता है और वो आगे बढ़ता है। ठीक है, CLB स्कोर क्या है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। बाद में आता है कि एजुकेशन, अगर आपने कनाडा में ही पढ़ाई की है, इंडिया के अलावा कनाडा में ही आप पढ़े हो तो उसके भी पॉइंट को वो लोग तवज्जो देते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी तकरीबन 12 to 13 लाख रुपीस का फंड आपके पास होना चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, तो उस पर वो लोग कंसीडर करते हैं उसको फाइनेंशियल सपोर्ट। उसमें कौन सा फंड होना चाहिए, कौन सा फंड वैलिड है, कितना पुराना होना चाहिए, यह सारी डिफरेंट प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। बाद में आपको पूरा रेसिडेंस के लिए इन्विटेशन आता है और आप अपने PR की फाइल रख के जाते हो। उसमें 67 के आसपास पॉइंट आपको लाने होते हैं मिनिमम 100 में से, और अगर आपके 67 पॉइंट आ चुके हो तो आप इस कैटेगरी के अंदर अपनी फाइल रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये और एक कैटेगरी है, जैसे मैंने 4 बताया था उसमें से सेकंड नंबर की कैटेगरी है FSTP। FSTP ये ज़्यादातर जो कैटेगरी है ना दोस्तों, ये इंडिया में से उसकी कम एप्लीकेशन जाती है या फिर ये इतनी फेमस नहीं है। इस कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन जा सकते? इस कैटेगरी के अंदर आप समझ लीजिए, अगर आप किसी ट्रेड लाइन के एक्सपर्ट हो लेकिन साथ में उसकी पढ़ाई भी आपने की हो, जैसे इंडिया में कहीं पर भी शायद ऐसा कोर्स नहीं होता वुड कटर का, आपको लकड़ी कैसे काटनी, इसका कोर्स कहीं नहीं होता। हाँ, एक्सपीरियंस हो सकता है आप पर, लेकिन उसका कोर्स नहीं होता। उसका मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड में कहीं नहीं होता, वर्ल्ड में शायद फिलीपींस, थाईलैंड, वहाँ पे उसकी रियल में पढ़ाई की जाती है, तो वो कैटेगरी में वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया में से अगर आप फाइल रखेंगे तो आपकी फाइल इसके अंदर रिजेक्ट हो जाएगी। फिर आता है प्लम्बर। इंडिया में प्लम्बर जो लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, है ना, तो प्लम्बर का शायद कहीं पर कोर्स नहीं होता। हाँ, होता है तो शायद ITI वगैरह का होता है, जो ग्रेजुएशन नहीं गिना जाता तो उसका पॉइंट नहीं मिलता आपको। या फिर आप समझ लीजिए हेल्पर कहीं पर हो किसी के, तो उसके भी पॉइंट, हेयर ड्रेसर, तो इंडिया में शायद कहीं हेयर ड्रेसर का कोर्स नहीं होता। जो कोर्स होता है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉरियल ये सब चलाते हैं, जो यूनिवर्सिटी नहीं गिनी जाती। तो ये लाइन में क्या होता है, अगर आपके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, अच्छा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उस फील्ड की स्टडी भी होनी चाहिए और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, ये नहीं होता अपने यहाँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से ज़्यादातर लोग इस कैटेगरी में सूटेबल नहीं होते, या फिर रखते हैं वो कुछ गलत डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं एजेंट लोग या एप्लीकेंट खुद, और फाइल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें आपको सफलता मिलने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। FSTP याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो इसका ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है FSTP में। जैसे मैंने बताया कि 72 अलग अलग तरीका होता है, जिसमें इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, कंस्ट्रक्शन सभी, ये सभी FSTP के अंदर आता है। लेकिन इंडिया में दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है बहुत से लोगों के पास, लेकिन पढ़ाई नहीं है, वो भी यूनिवर्सिटी लेवल की, तो आपको पॉइंट देने में दिक्कत होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फाइल कहीं पर भी रखते हो तो बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें स्टडी का पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फेमस ये है CEC। कहाँ पर ये फेमस है? जो बच्चे कनाडा में स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे जाते हैं, कनाडा स्टडी करते हैं, या फिर जो लोग कनाडा में वर्क परमिट के बेस पे है, वर्क परमिट, ये लोग ज़्यादातर इस कैटेगरी में फाइल रखते हैं और इसका सबसे हाईएस्ट वीज़ा अप्रूवल रेट है। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे हाईएस्ट वीज़ा अप्रूवल रेट है। तो ये लोग उस कैटेगरी के अंदर सूटेबल होते हैं जो वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ते हैं। आगे, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक और लास्ट कैटेगरी है PNP, जिसको कहा जाता है प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम। तो ये क्या होता है? जैसे कोई प्रोविंस है कनाडा में, उसको लगता है कि मेरे यहाँ इलेक्ट्रीशियन की बहुत कमी है, या मेरे यहाँ IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत कमी है, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो ऐसे प्रोविंस ने अपना खुद का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम। उसके अंतर्गत वो आपको स्पॉन्सर करेंगे और उसके स्पॉन्सर के आपको तकरीबन 600 CRS स्कोर मिलता है। इससे आपका PR का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये भी अगर आप इंडिया में से हो और अपना PR कनाडा में करना चाहते हो तो ये भी एक अच्छा रास्ता है वहाँ पर सेट होने के लिए, प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि वो स्टेट ऐसा बोलते हैं आपको यहाँ पे आना है, या 1 या 2 साल कंपलसरी आपको अपनी ही फील्ड का काम करना होगा और वो भी हमारे स्टेट में रहते हुए करना होगा, या फिर आपको कुछ और शर्तें वो लोग लगा सकते हैं। तो ये PNP प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर भी अपना PR का फाइल तो रखना होता ही है। ठीक है, अगर आप इसके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इच्छते हो कि भाई एक्सप्रेस एंट्री या PNP में दोनों को क्लब करके कैसे फाइल रख सकते हैं, तो आपको एक्सपर्ट केयर इमिग्रेशन एंड वीज़ा सर्विसेज की तरह एक्सपर्ट एजेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा। ठीक है, चलिए आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो PNP कौन कौन से स्टेट में आपको दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा लिस्ट दिया है आपको। मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सास्काचुआन, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। लेकिन वेट कीजिएगा, यहाँ पर कहीं पर भी आप PNP पे फाइल रखते हो तो हमारी एक एडवाइस रहेगी, आप अपना CRS चेक करने के पहले लास्ट ड्रॉ कितना हुआ था और वहाँ पे कितने लोगों का इनविटेशन उन्होंने लिया था। क्यों? क्योंकि कभी कभी PNP प्रोग्राम में वो लोग सिर्फ 200 के आसपास फाइल रहते हैं और एजेंट लोग या एप्लीकेंट खुद, आपको मालूम है कितनी फाइल रखते हैं उसके अंदर, तकरीबन 1 लाख, और फिर बोलते हैं हमारा PR की फाइल रखी, हमको PR नहीं मिला। तो जरा भैया आप रेशियो तो देख लीजिए, 1 लाख लोग फाइल रखते हैं PNP में, वो लोग एक्सेप्ट सिर्फ 200 को करने वाले हैं। तो ऐसे ही आप उसका परसेंटेज निकालिए तो आपको 1% भी चांस नहीं है आपके। ठीक है, फिर आप बोलेंगे हमारा पैसा डूब गया, लूट गया, लेकिन आप रेशियो देखते नहीं और आप ऐसा समझते हो कि हमने फाइल रख दी यानी हमारा PR आ जाएगा। ये सदंतर गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये इनविटेशन देना नहीं देना, कितने नंबर पे देना, ये स्टेट की पॉलिसी पे तय करता है, नहीं एजेंट लोग उसको डिसाइड करते। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिएगा, अगर आप PNP में रख रहे हो तो आप कंपेयर कीजिए कि लास्ट ईयर उन्होंने कितने लोगों को PR इनविटेशन दिया था या फिर स्पॉन्सर दिया था, तो आपका पैसा डूबने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, ये पूरी मेरा एक्सपर्ट टीम ने इतना इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया, अच्छा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करके आपको दिया कि आपकी अवेयरनेस बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े। ऐसे ही और PR और स्टूडेंट वीज़ा की एक्सपर्ट एडवाइस अगर आपको चाहिए US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या लंदन के बारे में, तो आप ज़रूर हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इतना पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।